प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ मंजरी जी। मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, आप मंजरी जी को इंटरनेशनल एक्सपर्ट और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में जानते हैं। इनका भी चैनल है न्यूज़ोहॉलिक। आप वहां पर भी मेरे ख्याल से कुछ लोग बिल्कुल देखते होंगे। कई सारे चैनल्स पर भी मंजरी जी जाती हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वह है हरदीप पुरी जी, जो हमारे मिनिस्टर हैं ऑयल और मतलब हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज के। उन्होंने बताया है कि अंडमान में कहीं, जहां राहुल गांधी डुबकी लगा रहे थे, उसी कहीं आसपास एक तेल का और गैस का बहुत बड़ा भंडार मिला। कंफर्मेशन आ गई, वीडियोस आ गए हैं उस पर। वहां पर कार्य चालू हो गया। मंजरी जी, जरा बताइए ये भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये क्या है, और शायद क्या इसीलिए राहुल गांधी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट रोकने जा रहे हैं? जी देखिए, अगर मेरी जगह सुप्रिया श्रीनेत होती तो वो क्या कहती? राहुल गांधी अंडमान गए, उनके पसीने की एक बूंद जो समुद्र में गिरी, उससे ये तेल गैस का भंडार कैसे निकला, ये उन लोगों की कल्पना पे छोड़। लेकिन राहुल गांधी की बेट है भारत को, हरदीप पुरी जी और मोदी जी इसका फायदा उठा रहे हैं। देखिए, तेल पहले केजी बेसिन में भी मिला था ऑन अ सीरियस नोट, लेकिन कांग्रेस ने उसे एक्सट्रैक्ट नहीं किया था। तो तेल भारत में मिलता रहा है। जामनगर की जो रिफाइनरी थी वो पहले से कम प्रोडक्शन कर रही थी, तो ये सारी चीजें मोदी सरकार आने के बाद सही हुई। और अभी हाइड्रोजन फ्यूल के लिए हम लोग जा रहे हैं, एथेनॉल ब्लेंडिंग हम कर रहे हैं, बहुत सारे सोर्सेस से तेल इंपोर्ट करके उसके बाद उसको रिफाइन करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम अपनी एनर्जी बिल और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। अभी डेल्सी रॉड्रिग्स इस समय भारत में है, जो इंटरिम प्रेसिडेंट है वेनेजुएला की, एंड वेनेजुएला आते ही हमारा थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर बन गया है। ठीक है, तो हम अपनी एनर्जी नीड्स के प्रति बहुत डेडिकेटेड है। यूएई ने जिस तरीके से हमारे यहाँ अपना ऑयल स्टोर किया है, तो भारत अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को दशकों आगे तक सिक्योर कर रहा है, ताकि कभी भी फ्लक्चुएशन से हमारी ओर वो ना आए। अब अगर कोई विष्णु पुराण पढ़े तो उसमें लिखा है, जब राजा अच्छा होता है तो धरती माता सोना उगलती है। तो आप देखिए, बरेली में सोना मिला, कहीं पे टंगस्टन मिला, कहीं पे तेल मिला, कहीं कुछ मिल रहा है। कश्मीर में लिथियम मिला, कश्मीर में लिथियम मिला। और अभी आपने जो भारत का मतलब ये कहना चाहिए अखंड भारत का भाग था, म्यांमार से जो है रेयर अर्थ की डीलिंग करनी, सारी चीजें आप देखे कि महती कृपा है ईश्वर की कि वो यहाँ पर अब सब चीजें आ रही हैं। तो ये जो अभी मिला है खोज, तो इसके ऊपर अंडमान निकोबार के पास और जो बॉम्बे का वो जो ऑफशूट है, वहां पर ड्रिलिंग करके खोज तो चल रही है तेल की, जहां मिलता जा रहा है वहां निकाला जा रहा है। और बाकी ग्रीन एनर्जी की बात भी खूब चल रही है, उसके ऊपर भी कार्य हो रहा है। बैटरी पे बहुत हो रहा है, सोलर पे बहुत हो रहा है, विंड पे बहुत हो रहा है। मतलब एक चीज पे प्रेशर ना दे करके इतने ऑप्शंस दे दिए जा रहे हैं ताकि रिलायबल, कंसिस्टेंट एंड प्रोलॉन्ग्ड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को मीट किया जा सके। जी जी। और आपने बताया कि भारत में तेल पहले से भी मिलता है। मुझे याद है कि सबसे पहली जो तेल की खोज हुई थी भारत में तो आसाम में हुई थी, डिगबोई, जहां पर है रिफाइनरी हमारी। तो अंग्रेजों के समय हो गई थी। और हाँ, लेकिन कभी उस एरिया में भी कभी कोई काम किया हो कांग्रेस ने वहां? तो उल्फा मतलब इन लोगों ने कभी ना शांति स्थापित की कि अपने ही रिसोर्सेस का भारत के लिए हम इस्तेमाल कर लें। और पता चला कि बाद में आपकी म्यांमार की सीमा पर भी जो है चाइना ने बहुत, भाई देशों की सीमाएं ऊपर है ना, पर नीचे तो कोई सीमा है नहीं जमीन के नीचे। तो उधर अगर किसी ने अपनी एक्सट्रैक्शन कर लिया ऑयल का, तो आपका भी रिसोर्स नीचे से चला गया, आप यहाँ से कर सकते थे। यह भी हुआ है भारत में। तो अब जैसे आपने बताया कि मल्टीपल जगह पर या हम मल्टीपल एनर्जी के अपने तरीके बना रहे हैं, और अभी जो करंट एनर्जी के हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसे वो तेल से, पेट्रोलियम से, डीजल से ही कंप्लीट हो रही है, तो उसको अभी हम सिक्योर कर रहे हैं देशों के साथ टाई अप करके। और नए नए एनर्जी सोर्सेस हम इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं। अपनी पूरी रेलवे का हो चुका है, सोलर पैनल से भी हम बिजली पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, हाइड्रोजन जनरेशन पे जा रहे हैं।
इथेनॉल जनरेशन पे भी जा रहे हैं। अभी इथेनॉल E85 करके भी एक तेल लॉन्च किया है, उसके अलग सेंटर्स होंगे, उसके अलग पेट्रोल पंप्स होंगे, जो कि नॉर्मल पेट्रोल डीजल से 20 रुपए कम होगा पर लीटर, 20 रुपए। तो उसके अलग सेंटर्स हैं। अच्छा, ये आपको क्या लगता है, इथेनॉल पे आजकल बहुत ज्यादा जो है, बहुत सारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, पत्रकार इत्यादि इत्यादि, हर तरीके से यूट्यूबर्स के इंजन खराब हो जा रहा है, इंजन खराब हो जा रहा है। तो ये कुछ मैन्युफैक्चर्ड इसमें दिख रहा है, क्योंकि जिसका इंजन खराब हो रहा है ऑटोमोबाइल कंपनीज का, वो तो कुछ नहीं कह रही इस पे। और जिसको इस इंजन के खराब होने पर सही करने के लिए पैसा देना है, इंश्योरेंस कंपनीज गाड़ियों की, वो भी कुछ नहीं कह रही। किस समस्या क्यों, इथेनॉल के प्रति भी क्यों इतना बेवजह का झूठ फैलाया जा रहा है? जब आप घासलेट डाल के गाड़ी चलाते हैं, बहुत सारे लोग चलाते हैं, जिसको बाद में जो है पीयूसी करा करा के चेक किया गया, तो इंजन नहीं खराब होता था। ओके, इंजन तो खराब जिस जहां होना है वो वियर एंड टेयर के एक कारण केवल एथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं है। हाउ यू सर्विस नहीं कराइए गाड़ी की तो भी इंजन खराब होता है। आ जाते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग पे। सरकार सारे टेस्ट करा करके इस चीज को लॉन्च कर रही है। इससे आपको पेट्रोल सस्ता भी पड़ेगा, इंजन की परफॉर्मेंस एंड आउटपुट में भी कोई फर्क नहीं आ रहा। तो बाकी पेड एजेंडा है, वरना रोज ही होता है मोदी फ्लाइट मोड पे रहते हैं वगैरह वगैरह। मतलब यहाँ तो पैसे देखो, फेंको तमाशा देखो। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो है झूठ फैलाने के लिए बैठे हैं। अब जनता को चाहिए उनको सुनना बंद कर दें, लेकिन अगर जनता पूछती रहेगी और उसको मतलब उस पे आंदोलित होती रहेगी, तो कॉकरोच जनता पार्टी का भी आज आंदोलन चल रहा है। आप जाइए मूर्खों के बीच में मूर्ख शिरोमणि बन करके बैठिए। आपको कुछ भी नहीं पता होता वहां पर कि संविधान और डायरी में क्या फर्क है। मतलब हाँ इंटरव्यू हाँ, देखिए ये हंसी आ लड़का जाएगी। लाल कुछ ले आया, तो पत्रकार ने पूछा कि हाँ भाई साहब क्या है, ये संविधान है हमारा, भारत संविधान खत्म कर रहा है मोदी जी से खत्म, कह जा खोल के दिखाओ। पता चला उसकी डायरी थी, खाली डायरी थी। तो ये अब वैसे भी जो राहुल गांधी लेके घूमता है छोटा सा पॉकेट बुक, संविधान की कुंजी, तो वो भी तो अंदर में क्या है क्या नहीं कौन जानता, इतने छोटे से उसमें वो संविधान की कुंजी होती। अच्छा, रखता हमेशा जेब में, पता है क्यों रखता है जेब में राहुल गांधी? बाकी कानून उसकी जेब में है, आज तक बेचारा जब जेब ही नहीं है। जब खुजली होती है तो वो उसी संविधान से खुजलाता है अपने आप को। या पीछे वाली जेब में रखता है कि जब मन करता संविधान पे हम बैठ जाएंगे। इनका पूरा खानदान संविधान पे बैठा ही तो था भारत में। अब अच्छा, ये क्या, खैर ये सब तो मैन्युफैक्चर्ड चल ही रहा है। पर जब हम भारत की एनर्जी नीड्स की बात करते हैं, आप कैसे देखती हैं कि भारत का जो कंजम्पशन है वो लगातार बढ़ रहा है? अभी लास्ट मंथ में थोड़ा सा भी मौसम ठीक हुआ है, अदरवाइज यूपी ने, उत्तर प्रदेश ने आज तक का हाईएस्ट पावर कंजम्पशन किया है, और पूरे भारत ने भी किया आज तक का हाईएस्ट पावर कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। तो मतलब ये क्या क्या और क्षेत्र में काम हो रहा है, किस तरीके से हम लोग सिक्योर, अब अंडमान में जो तेल मिला है, क्या उसके लिए भी आवश्यक है कि ग्रेट निकोबार पे हमारा एक नेवी का एक बहुत बड़ा सेटअप होना चाहिए? वो तो बना ही रहे हैं, उसी के लिए तो पेड़ के नीचे एनवायरमेंट की रक्षा करने राहुल गांधी गए थे, जिनके पसीने की बूंद से ये तेल मिला। तो द थिंग इज, अभी तक क्या होता था, लोड शेडिंग शब्द अभी तक लोगों को भूले नहीं होंगे, हमारे आपके तो झेले हुए हैं। पीक गर्मी में लाइट चली जाती थी, अब आती है। इसके बावजूद कि हर घर में 3-3 4-4 एसी चल रहे हैं, लाइट आती रहती है। इसके कारण आप ये ग्रेट एनर्जी कंजम्पशन या ग्रेट एनर्जी सर्ज देख रहे हैं। वरना तो इस समय लाइट काट दी जाती थी, हम लोग जो है वो कॉपी किताब और तरह तरह के पंखों से काम चलाते थे। तो द थिंग इज कि ये अब स्टेबल भारत की एनर्जी का एक सिंबल है कि इतनी तेज सर्ज होने के बाद भी किसी ने भी पावर कट नहीं देखा। आज की जनरेशन जो बच्चे हैं, जो एक्चुअली में जेन एक्स और जेन जी और वगैरह वगैरह हैं, इन्होंने तो पावर कट देखा ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है पावर कट क्या होता है। हम लोगों से पूछो, पीक गर्मी में 20-20 घंटे के पावर कट होते थे लखनऊ जैसे शहर में। 8-8 घंटे की लाइट कटती थी। और बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं, 10 साल पुरानी बात है, 2015, 16, 17 की बात ही है। तो अखिलेश यादव में तो ये होता था कि सपा के कार्यकाल में जो कुछ वीआईपी एरियाज हैं वहीं 24 घंटे लाइट मिलती थी, सैफई मैनपुरी और आजम खान का रामपुर और इत्यादि इत्यादि। बाकी पूरे प्रदेश में ऐसी की तैसी भाड़ में।
हम्म। जी। बस इसी चीज को याद रखना चाहिए, बाकी हम अपनी एनर्जी नीड्स को बहुत अच्छी तरीके से मीट कर रहे हैं। अब जैसे सोलर, अब आजकल क्या है, राम मंदिर बनने के बाद जब से सोलर पैनल के ऊपर मोदी जी ने काम किया है, तो काफी सारा कंजम्पशन वहां पर हो जा रहा है, इतना और ये भी पॉलिसी भी उन्होंने चेंज कर दी कि आपके पास सरप्लस है तो आप ग्रिड में दे सकते हैं, उसके पैसे आपको मिलेंगे। ठीक है। अब इससे क्या है, कुछ ऐसे स्वनाम धन्य होंगे जिनके पास बंजर भूमि होगी, वो वहां पर जो है सोलर पार्क अपना लगा सकते हैं। अभी बहुत छोटे से बिजली के जो वो आते, सॉरी, विंडमिल्स आती हैं, एक इतना छोटा जो है उसका फैन होता है, और उनको क्रमों में लगा दिया जाता है, तो रात में अगर हवा चल रही है तो उससे भी आपकी एनर्जी जनरेट हो सकती है। तो हम मल्टीपल एनर्जी प्रोडक्शन पे, मल्टीपल वेज ऑफ एनर्जी जनरेशन पे जा रहे हैं। और अंजलि आप जी, देखिए अभी आपने ये सस्टेनेबल, बातें की, मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा हूँ, मैं दर्शकों से भी बस एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। कुछ दिन पहले हमने एक पॉडकास्ट किया शैलेंद्र सिंह जी के साथ में। उन्होंने बैलों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि एक गोल सा पहिया है, उस पर बैल चलते हैं, हाँ, उससे बिजली जनरेट हो रही है। पूरा पॉडकास्ट हमारे चैनल पर है। मैं कह रहा हूँ ये ऑल्टरनेटिव जो बता रहे हैं उसमें यह भी एक। समुद्र की वेव से लोगों के, मतलब अगर आप किसी कॉमन प्लेस है जहां पे लोग सीढ़ी चढ़ रहे हैं, मजबूर है, 5-6 सीढ़ी भी है, तो वहां पे उनके सीढ़ी चढ़ने से भी आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कचरे से आप मीथेन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, गोबर से आप बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को जो कांग्रेस काल में रोक दिया गया था, इन सब से काम चल रहा है कि किस तरीके से आप एनर्जी रिक्वायरमेंट अपनी पूरी कर लें, और अगर आपके पास एक्सेस हो तो स्टेट को सप्लाई कर लें, हमको उसके पैसे मिल जाएंगे। इसके लिए जो कानून में बदलाव है वो भी किए गए थे, बिकॉज कानून इस तरीके का था, ओनली स्टेट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। वो सब चीजें चेंज करते जा रहे हैं मोदी जी, ताकि अगर कोई इसको एज अ बिजनेस ले सकता है और अपने एरिया को, अच्छा उससे क्या होगा, ये जो लंबे लंबे तार और हाई टेंशन वायर वायर वगैरह होते हैं, ये इंडस्ट्रियल एरिया तक सीमित रहेंगे। रेजिडेंशियल एरिया अपने लिए सेल्फ कंजम्पशन पे आ जाएंगे, तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम हो जाएगी। सो मल्टीपल है। अब एक बात, जब मैं अंडमान गई थी तब मैंने देखा था वहां पर एक मड वॉल्केनो है, जिसमें से गैस निकल करके एनवायरमेंट में बेकार होती रहती थी, और ये 2000 में हमने देखा था। अगर वहां से कांग्रेस की सरकारों ने निकाला होता तो वो मड वॉल्केनो से कितनी मीथेन आप निकाल सकते थे, कम से कम जो वेस्ट हो गई है। द थिंग इज कि अभी तक रिसोर्स होते हुए भी उसको टैप ना करना इनका कारण था। रिसोर्स वाले एरिया जो थे हमारे, जहाँ पे कोयला था वहां पे नक्सलवाद था, जहाँ मिनरल था वहां पे नक्सलवाद था। तो इस तरह की कंडीशंस क्रिएट की गई थी। जो नक्सलिज्म है वो बिना स्टेट प्रोटेक्शन के नहीं चला है। अब ये है कि क्लीन स्वीप कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश कीजिए, आपके रिसोर्सेस को मैक्सिमम यूटिलिटी तक ले जाइए, साथ में जितना आप एनवायरमेंट का ख्याल रख सकते हैं रखिए, इसका जितना फायदा जनता को हो सकता है उसको दीजिए। पब्लिक पार्टनरशिप पे आइए, पब्लिक पार्टनर प्राइवेट पार्टनरशिप पे, और तरह तरह की चीजें इस तरह की हो रही हैं। द गवर्नमेंट, वो मोदी जी ने शुरू में कहा था मिनिमम गवर्नेंस, और उसको उन्होंने सुंदर तरह से इम्प्लीमेंट करके देखा। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। गवर्नेंस, यस यस यस, मैक्सिमम गवर्नेंस, यस, मिनिमम। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, चीजें बहुत फास्ट है। अभी मैं आपको, जो आप जानती हैं, दर्शक भी जानते हैं, रंजय त्रिपाठी जी हैं, तो वो अभी बताते हैं, चूंकि इंस्टीट्यूट्स में आईआईटीज के साथ उनका बड़ा अच्छा संबंध, बहुत सारे इंस्टीट्यूट से बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है। सिर्फ आईआईटीज नहीं है, भारत में बहुत सारे शानदार हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, सीएसआईआर के इंस्टीट्यूट्स हैं, एनसीएल है, और बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग नए नए तरीके, जैसे एलपीजी की क्राइसिस आई, उन लोगों ने भारत में ही एलपीजी के फॉर्म आपके उन्हीं सिलेंडर्स में, मतलब ऐसा व्यवस्था की है कि 8% आप जो भारत में जनरेट कर सकते हैं उसी एलपीजी में आप मिक्स कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे, और आपके करंट चूल्हे और उनमें ही वो उन्हीं सिलेंडर्स में आराम से चल जाएगा। और जब उसको 20 या 30% तक ब्लेंडिंग पर ले जाएंगे तो उसके लिए कुछ नए सिलेंडर्स और नए चूल्हे की आवश्यकता पड़ेगी, और इसके लिए कंपनीज तैयार है। तो कंपनीज, गवर्नमेंट और ये इंस्टीट्यूट्स, इनके द्वारा निकली हुई टेक्नोलॉजी, ये पूर्ण रूप से आपस में, जो आपने कहा पीपीपी मॉडल पे बना के निकाल रहे हो, धीरे धीरे आज जो बीज पड़ रहा है कल को फल देगा ही देगा। और आप भी जानती है मंजरी जी की
पूर्वज जो है हमेशा ये कहते रहे कि जो पेड़ तुम लगाते हो, उस जो फल आज तुम खा रहे हो वो पेड़ किसी ने लगाया हो। तो जो फल आगे आने वाली जनरेशन खाएंगे उनके पेड़ आज यह समय आज यह सरकारें लगा रही हैं। तो कम से कम दिवालियेपन से तो बचा ले रही हैं। जो 1990 में जो बबूल, उससे पहले जो इंदिरा गांधी, नेहरू और राजीव गांधी ने बबूल बोया था कि 1990 में 91 में देश दिवालिया होने की पोजीशन में पहुंच गया था, सोशलिस्ट पॉलिसीज और वो लाइसेंस कोटा राज वाली पॉलिसीज, और उसके बाद 2014 तक ये जो बैंकों को बर्बाद करने का काम किया था सोनिया गांधी ने, तो किस तरह से देश निकल रहा है और आज किस प्रकार से। अभी बात हो रही थी हमारी किसी से, आपने कहा कि बिजली कटना बच्चों को नहीं पता होगा। बच्चों ने तो आजकल के रेलवे का फाटक नहीं देखा होगा, जहाँ 2-2 घंटे हम लोग जाम में लगे रहते थे। दो शहरों के बीच में रेलवे लाइन जब क्रॉस करती थी तो सड़कों पे फाटक होते थे, बहुत सारे तो अनमैन्ड होते थे। घटनाओं की खबर आती थी कि अनमैन्ड फाटक पे किसी गाड़ी को ट्रेन ने मार दिया। आजकल ये खबरें मिलती नहीं है, रेलवे का फाटक दिखता नहीं है। मुझे बड़ी मुश्किल, कहीं गया था तब दिखा, हमने कहा बड़े दिन बाद रेलवे फाटक दिखा। मैक्सिमम जो एक्सप्रेसवेज या हाईवेज बन रहे हैं सब पे जहाँ रेलवे की लाइन भी सीधे फ्लाईओवर। हाँ, या तो अंडरपास है या फ्लाईओवर है, या तो अंडरपास है, फ्लाईओवर है। हाँ, गवर्नमेंट ने जो किया था, मतलब नेहरू और से लेकर के सोनिया तक, इन्होंने पॉलिसी ही ऐसे बनाई थी कि भारत सेल्फ डिपेंडेंट किसी भी केस में ना हो पाए। अब मतलब आप सोचिए, आपने अपनी जो पॉलिसी बनाई है कि आप गल्फ नेशन से ही तेल लेंगे, उनकी शर्तों पे तेल लेंगे, डॉलर में तेल लेंगे। एक समय वहां रुपया चलता था, इन्होंने अलग तरह का रुपया, ये दिरहम दिनार से तक जाने से पहले भारतीय रुपया वहां पर चलता था, उसको आपने विड्रॉ किया है, तो आपने जितनी भी एडवांटेजेस पोजीशंस है सब हटा दी थी। अब पूरा हिंद महासागर भारत के एम्बिट में था, उसके केवल 200 नॉटिकल माइल रख करके बाकी इंटरनेशनल वाटर तो नेहरू ने डिक्लेयर किया, वरना हम कितने आगे तक ऑयल एक्सकवेशन कर सकते थे। अभी श्रीलंका के ईस्ट में, आपको साउथ ईस्ट में कोबाल्ट की माइन मिली है। वो कोबाल्ट की माइन टैप करने में इसलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि नेहरू डिक्लेयर्ड इट इंटरनेशनल वाटर, वरना आज वो भारत के लिए वो कोबाल्ट माइन बहुत काम की होती। तो थिंग इज कि उन्होंने जितना भी लाइसेंस परमिट सिस्टम बनाया था टू हार्म इंडिया, दे यूज्ड टू मॉक इट एज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। वेल, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी showed you what actually is a Hindu rate of growth, and world is witnessing it with wide open mouth, eyes नहीं mouth, मुंह खोल के देख रहा है। और मैं इसीलिए दर्शकों को एक चीज साथ में दिखाना चाहूंगा, जो आपने बताया पानी पे जो हो रहा था। दर्शकों, ये है एक पाकिस्तान का नदी जो सुखा दी गई है। भारत ने जो ये ट्रीटी, सोचिए, हम अपने डैम इंसल्ट नहीं कर सकते थे, उसके लिए हमें पाकिस्तान की परमिशन चाहिए थी। नीचे डैम्स में मिट्टी जमा हो जाने के कारण ज्यादा पानी ओवरफ्लो कर जाता था, तो हमने बिल्कुल एंटी इंडिया पॉलिसी बनाई थी ताकि भारत को नुकसान। और सबसे बड़ी चीज जो मोदी जी ने की है, वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम जो तेल आता है उसको प्योरीफाई करके, रिफाइन करके एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे एनर्जी इंपोर्ट बिल हमारा बहुत कम हो जा रहा है। वरना बैलेंस ऑफ पेमेंट जस्ट बिकॉज ऑफ इंपोर्ट ऑफ क्रूड वाज ऑलवेज नेगेटिव। अब हम उसको काफी हद तक कवर कर ले गए हैं। दैट इज अ वेरी गुड थिंग मोदी जी हैज डन। वन कमोडिटी रू इन इंडिया, दैट वाज क्रूड। अब उसको मतलब वीकनेस को स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट किया है वो मंजरी जी, दिस ट्रेडिंग ऑफ क्रूड ऑयल जो अमेरिका डॉलर में करवाया उसने 1971 में ब्रेंटवुड एग्रीमेंट के माध्यम से, उसने अमेरिका को असीमित पावर दे दी कि कितना भी मर्जी डॉलर छाप लो, वो अपने तुम जो भी इन्फ्लेशन आएगा बाकी दुनिया में पास ऑन होगा। भाई, हम लोग बात करते हैं कि आखिर इन लोगों की नेटफ्लिक्स और मैकडोनल्ड पिज्जा या KFC वगैरह ऐसी ऐसी शानदार जगहों पर होते हैं, आपको क्या लगता है प्रॉफिटेबल है? नेटफ्लिक्स आज तक प्रॉफिटेबल नहीं है भारत में। फ्लिपकार्ट, इनको अंततः अपने आप को बेचना पड़ा। किसने खरीदा? वॉलमार्ट ने खरीदा। तो क्या अमेजोन पर जो आपके घरों पर डिलीवर कर रहा है वो प्रॉफिटेबल है? नहीं है। स्विगी जोमेटो प्रॉफिटेबल है? नहीं है। लेकिन ये पैसा फूंकते जा रहे। 1.5 लाख करोड़ तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन ने पिछले 10 साल में खर्चा किया। क्या इन लोगों ने कमा लिया भारत से? नहीं। 10-10 खरब
मैं तो अब ये एक हम लोग के यहाँ पता नहीं क्या एक चलन चल गया है कि 100 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़। अरे हमारे पास अपनी भी संख्या है, अपनी शब्दावली है। करोड़ के बाद अरब आता है, अरब के बाद खरब आता है, खरब 10 खरब, उसके पद, बाद नील, पद्म दशमलव, है, शंख, नील है, शंख है, महाशंख है, शंख नील है। है। तो हम अपनी शब्दावली का इस्तेमाल करना भूल गए, जैसे हमारे पास है ही नहीं। हमको लगता है करोड़ से ऊपर का तो हमारे पास कोई शब्द ही नहीं। उनका उन्होंने इतना ट्रिलियन और पैसा बिलियन। भेजा हाँ था ना, तो उनके पास नहीं है। हमने आकाश के तारे वाकई प्रैक्टिकली गिने हुए हैं। सो हाँ हमारे पास वो शब्द है। जी। मैं ये विषयांतर हो रहा है, लेकिन कहने का मतलब है कि हमारे पास है। और ये जो डॉलर की ताकत अमेरिका को असीमित मिल गई है, इसका बहुत बड़ा ताकत ही क्रूड है। लेकिन जब हम अपना क्रूड खुद पैदा करने लगेंगे, जहां से विषय की हमारी शुरुआत हुई थी, और रिफाइनरी भी हम खुद करेंगे, तो हो सकता है इतना हो कि हम आसपास के देशों को भी दे दें, तो फिर उसकी ट्रेडिंग जाहिर सी बात है डॉलर में नहीं होगी। भारत शर्त लगाएगा कि रुपए में करिए। अभी ब्रिक्स का जो रशिया में चल रहा है, दे आर टॉकिंग अबाउट डिचिंग डॉलर, एंड डॉलर इज बीइंग डिच्ड एट अ वेरी फास्ट रेट। भाई हमारा आरबीआई भी जो है ट्रेजरी बॉन्ड सेल कर रहा है, सोचिए। चाइना, जापान, हम्म, सब लोग सेल ऑफ कर रहे हैं। तो नतीजा क्या निकला? व्हाट यूएस इज सेलिंग ऑफ गोल्ड। हम्म। तो वो तो और मतलब विनाश कांडे, विपरीत बुद्धि, अपनी हर अच्छी चीज को वो बेच रहे हैं। मतलब जैसे मैं कहती हूँ कि डीप स्टेट से बदला लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप सब तबाह कर रहे हैं। एंड नहीं, इट्स अ सही वेरी है, गुड डोनाल्ड ट्रंप बहुत सही है, शानदार स्टॉप आदमी, इट। कुछ भी दे बोलता नो है वो इट बट ठीक दे है। कैन स्टॉप इट। हाँ और वैसे वो यहाँ पर क्या है, यहाँ जस्ट रिवर्स है। मोदी जी की सारी पॉलिसी भारत सेंट्रिक है। फॉसिल फ्यूल यानी क्रूड की जहां तक बात है, हम उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं, बिकॉज ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। हम भूटान का एग्जाम्पल लेकर के नेगेटिव कार्बन फुटप्रिंट पे जाना चाहते हैं, जिससे देखिए एक ऑक्सीजन लेवल भी आपके बॉडी में अच्छा होगा, तो भी बॉडी मतलब एल्कलाइन नेचर की हो जाएगी, और उसके बाद रोग कम होंगे। तो एवरी स्टेप वो आपका ख्याल रख रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल से कार्बन फुटप्रिंट रिवर्स हो और आपका स्वास्थ्य अच्छा। तो उसके जी, लिए मतलब बहुत सारे लोगों को एनकरेज कर रहे हैं, भाई नाला बह रहा है, उसमें जो बदबू आती है वो गैस की आती है, उसको आप भर लीजिए, तो उससे भी आपका जो है बहुत सारा काम ऑलरेडी होगा। काम ठीक है, चल रहा है इस पे। हाँ, और इस पे तेजी भा- से काम चल रहा है। इस पे तो हम लोग खुद काम कर रहे हैं। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पे तो हम लोग लगे हुए हैं कि यहाँ से एनर्जी कैसे जनरेट हो, क्योंकि होती है वहां से गैस जनरेशन होता है, उसको जलाया जाता है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, वहां पर नाले का जो है उसको टैप करना पड़ता है, इतनी ज्यादा गैस वहां जनरेट होती है। अब क्या ही कहा जाए। तो बड़ा अच्छा समय है कि भारत अपनी एनर्जी खुद पैदा करे, यहाँ की जनता उस एनर्जी को कंज्यूम करके उससे कुछ प्रोडक्टिव बनाए, यहाँ की जनता, यहीं की जनता को वो एनर्जी बेचे, अपना जीवन बनाए, अपना प्रॉफिटेबल कमाए। और अमेरिका का जो ये तंत्र पूरा चला आता है, वो एजेंडा वाला और इत्यादि इत्यादि, जो पैसे की ताकत लेकर भारत में कूद जाता है और दो चार कॉकरोच छोड़ देता है, ये भी ध्वस्त हो जाए, बंद हो जाए। आत्मनिर्भरता बड़ी इसलिए आवश्यक है कि आपकी सभ्यता, अमेरिका ने कोरिया को भी बहुत मदद की, लेकिन कोरिया को 90% क्रिश्चियन बना दिया और पूरी कोरिया की पुरानी सभ्यता सब नाश कर दिया उसने। तो ये क्रिश्चियनों की पुरानी आदत है सभ्यताओं का नाश करने की। नॉर्वे वाले, इनके यहाँ भी तेल आया था, इन्होंने एक सॉवरेन फंड बना दिया, दुनिया भर में सब कुछ किया, पैसा लगाया, अपने यहाँ पे सेमीकंडक्टर बनाने की इतनी शानदार कंपनी बनाई, सब बनाए, लेकिन तमिलनाडु में एलटीटी को भी फंड किया, श्रीलंका में आपके राजीव गांधी को मरवाया। नॉर्वे ही फंड करता था एलटीटी को, प्रभाकरन को, और देखिए वो भी नॉर्वे क्रिश्चियन हमारा था। किस तरह समर्पण कर रहा है। और अगर इस- वहां पर कोई डिसेंट आता है तो उसको वहां के जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है वो कर्टेल करता है। नथिंग अगेंस्ट इंडिया, जी एक्चुअली दिस जी। इज द पावर। तो मंजरी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें बड़ा शानदार जानकारी दी। हरदीप पुरी जी ने जो ट्वीट किया, जो वीडियोस शेयर किए हैं, एक बार क्या कहते हैं, उसको जो है जनता ने देखा ही होगा हर जगह पर। तो बड़ा आवश्यक है ये जानना कि क्या अच्छा हो रहा है, जीवन जो है कैसे, और ये इसलिए भी क्योंकि आप अपना जीवन भी इन सब इंफॉर्मेशन से बना सकते हैं। कोई एनर्जी सेक्टर में जा सकता है, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आज का समय तो करने का है। पहले हमें याद है 2014 तक एक मानसिकता थी, एक शब्द था, उसमें इन्होंने पिक्चर बनाई, इस देश का कुछ नहीं हो सकता, सिस्टम ही खराब है। ये शब्दावली हमारे दिमाग में घुसी रहती थी। आज वो सेंटेंसेस हम भूल रहे हैं, अब लगता है कि क्या कर लें,
क्या क्या कर सकते हैं। और तो जीवन अद्भुत होगा, यह तय है। और 2047 तक भारत विकसित भी होगा, और जब भारत बढ़ेगा तो हम सब बढ़ेंगे ना, हम ही सब तो बढ़ेंगे, और कौन बढ़ेगा। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं। मंजरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आज समय दिया, जानकारी दी, साझा किया। और कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें। मुझे लगता है कि आवश्यक बातें की गई हैं, तो आपके माध्यम से दूर तक जाए, हमें भी अच्छा लगेगा। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। न्यूज़हॉलिक, मंजरी और प्राप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम।